Hello student, today we shall start what is financial statement. In previous class we already discussed about common size and comparative statement and accounting ratio, and now we start what is the financial statement and financial statement analysis in the next chapter. Two important chapter, practical chapter is already discussed, and two theory chapter, financial statement analysis are theory chapter and cover 4 marks in the board exams. First अपन क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, दोनों को एक बार साथ में. पहले तो बच्चों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस डिफरेंट होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछे तब भी एक ही आंसर है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पूछे तब भी एक ही आंसर, लेकिन ऐसा नहीं है. इसलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हम चैप्टर 3 एंड 4 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. अब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को. तो आप पूछते हैं कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है. देखिए बिल्कुल शॉर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ समराइज स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ समराइज स्टेटमेंट. बोलो सर ठीक है समराइज स्टेटमेंट है वो तो समझ में आया, लेकिन किसका समराइज स्टेटमेंट है? ऑफ अकाउंटिंग डेटा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ समराइज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग डेटा. दो चीज़ें याद रखिए बेटा, फर्स्ट इज समराइज स्टेटमेंट एंड सेकेंड इज अकाउंटिंग डेटा. फर्स्ट इज समराइज स्टेटमेंट एंड सेकेंड इज अकाउंटिंग डेटा. तो सर ये समराइज स्टेटमेंट होता है ऑफ अकाउंटिंग डेटा, तो कुछ समझ में नहीं आया सर, या फिर क्या कहना चाहता. देखिए हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाते हैं. देखिए आप पूरे साल भर अकाउंटिंग करते हैं, आप नहीं, जो भी बिजनेसमैन जो भी बिजनेस करता है वो अपनी अकाउंटिंग को पूरे साल भर करता है. तो वो उसका क्या रीज़न होता है कि वो अकाउंटिंग करता है, तो कोई बच्चा खुद भी सोच के बता सकता है कि सर अकाउंटिंग करने के बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं. फर्स्ट तो ये पर्पस हो सकता है कि अगर मैं अकाउंटिंग करूँगा तभी मेरे को पता चलेगा कि इस साल मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ. अदरवाइज़ कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हमारे को कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है. एक और चीज़, हमारे पास कितनी असेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज़ हैं उसका भी पता तभी चल पाएगा जब हम अकाउंटिंग को मेंटेन करेंगे, अदरवाइज़ कैसे पता चलेगा. तो देखिए पूरे साल जो अकाउंटिंग करते हैं उस अकाउंटिंग को साल के एंड में एक समराइज वे के अंदर समराइज फॉर्म में शो किया जाता है. और वो किस में शो किया जाता है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. इसलिए हमने इसके लिए लाइन लिखी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ समराइज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग डेटा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ समराइज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग डेटा. देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो समराइज स्टेटमेंट होता है अकाउंटिंग डेटा का. अब देखिए समराइज स्टेटमेंट होता है, लेकिन सर वो क्यों प्रिपेयर किया जाता है, उससे क्या फ़ायदा होता है, वो क्या प्रोवाइड करता है. तो देखिए बिल्कुल मैंने एक सिंपल सी लाइन अभी बोली थी कि आप अकाउंटिंग को हमारे बिजनेस में इसलिए करते हैं ताकि कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है वो साल के एंड में पता चल जाता है. वैसे कुछ और चीज़ें पता चलती है. देखिए अकाउंटिंग करने से हमें ये पता चलता है कि हमारे से कितने लोग पैसे मांगते हैं या हम कितने लोगों से पैसा मांगते हैं. इसके लिए एक और चीज़ बोल सकते हैं कि हमारी बिजनेस में कितनी असेट्स हैं और हमारी बिजनेस में कितनी लायबिलिटीज़ है. इट मीन्स हमारे बिजनेस में क्या पोजीशन है, हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है. तो सर क्या पोजीशन मतलब कैसे पता करेंगे? देखिए किसी बिजनेस के असेट्स अगर ज़्यादा हैं और लायबिलिटीज़ कम है तो मतलब उसकी पोजीशन अच्छी है, और अगर किसी की लायबिलिटीज़ ज़्यादा है और असेट्स कम है तो मतलब उसकी पोजीशन थोड़ी सी डाउन है, पोजीशन सही नहीं है. तो सर हम आप ये कहना चाहते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो एक समराइज स्टेटमेंट होता है वो अकाउंटिंग डेटा का. और वो क्या करता है? देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज समराइज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग डेटा विच प्रोवाइड, जो हमें प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन. देखिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके लिए? एज टू प्रॉफिटेबिलिटी. हमें एक तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. ये दो चीज़ें मैंने आपको बोली थी. एक तो हमें ये समराइज स्टेटमेंट जो होता है, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो समराइज वे के अंदर हमें जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, एक तो देते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में और एक हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में. दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन में पूछेगा अगर कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप सीधा लिखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ समराइज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग डेटा.
विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज टू प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, बच्चों को लगता है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर भी ठीक है, तो सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस दिक्कत करता होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना सिस्टमेटिक ढंग से, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं, जो भी स्टेटमेंट आपने प्रिपेयर किए हैं, उसका सिस्टमेटिक ढंग से एनालिसिस करना, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्या लाइन लिखनी है सर, उसके लिए बता दीजिए आप। देखिए बेटा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो सर ये तो बिल्कुल सिंपल से लाइन कह रहा है। देखिए, एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना, उसका मतलब क्या होता है, इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है किसकी, ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करने की। अब सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से, तो वही इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने यहाँ पर बनाया है। अरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, उसका सिस्टमेटिक ढंग से उसको एनालिसिस करना, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और वो क्या काम करता है, वो टू अंडरस्टैंड एंड टेक इकोनॉमिक डिसीजन। अगर आप एनालिसिस करते हैं तो उसको अपन अंडरस्टैंड करते हैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और उससे अपन इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आई होप दो चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। फर्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेकंड इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, इसको हम जो नेक्स्ट चैप्टर में इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो आज का टॉपिक है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मैंने साथ साथ इसलिए बताया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ा अलग होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अलग होता है। बाकी इसकी क्लास नेक्स्ट जब हम क्लास करेंगे उसमें कवर करेंगे। तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इतना ही है, बिल्कुल इतना ही है बेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए, वो हमने बता दिया। फिर देखिए एक और चीज़ बताया, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर और क्या काम का है और क्या एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट बताता हूँ। दोनों चैप्टर मिलके 4 मार्क्स कवर करते हैं। हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर नेक्स्ट चीज़ हम बता दीजिए हमें। नेक्स्ट चीज़ ये है बेटा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने बोला कि सर ये समराइज स्टेटमेंट होता है, लेकिन उसमें कौन कौन से स्टेटमेंट अपन रखते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट इंक्लूड होते हैं, तो हम बता देते हैं 4 स्टेटमेंट है। कुछ नाम तो सुने हुए आपने और कुछ नहीं सुने हुए, जल्दी जल्दी से बता के ख़त्म करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट होता है बेटा हमारे बैलेंस शीट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ अ बैलेंस शीट। तो सर ये बैलेंस शीट क्या करती है, देखिए बेटा नाम से ही बैलेंस शीट हमारे बिजनेस की पोजीशन को चेक करती है। हमारे बिजनेस में कितनी असेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज़ हैं उसको शो करने का काम बैलेंस शीट करती है। इसलिए बैलेंस शीट को अपन पोजीशन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। सेकेंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड है नोट्स टू अकाउंट एंड फोर्थ इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 4 चीज़ें इंक्लूड होती है। तो सर ये हमें एक बार डिटेल से बता दीजिए। एक बार मैं बताया तो आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इन चारों के बारे में देखिए मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता चल गया। समराइज स्टेटमेंट क्या करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हैं। क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो बैलेंस शीट। फर्स्ट इज बैलेंस शीट। मैं फटाफट से पढ़ के बताता हूँ क्या होती है बैलेंस शीट और क्या क्या चीज़ याद रखना है। इट इज़ द सेटलमेंट, it is a statement of assets, liabilities and equity. It is a statement of assets, liabilities and equity. बैलेंस शीट होता है वो स्टेटमेंट होता है असेट्स का, लायबिलिटीज़ का और इक्विटी का। क्या करता है तो मैंने पहले ही बता दिया है। इट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। इट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ये हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। अभी मैंने बताया कि जो असेट्स और लायबिलिटीज़ को शो करता होगा, जो स्टेटमेंट है असेट्स और लायबिलिटीज़ और इक्विटी का, वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेगा कि नहीं करेगा। और लास्ट पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पोजीशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करिए, तो इसका मतलब उसको बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करना है वो नेक्स्ट क्लास में। सेकेंड पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना, फर्स्ट इज द बैलेंस शीट एंड सेकेंड इज द प्रॉफिट एंड लॉस। तो सर ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या करता है, देखिए बेटा ये हमारी परफॉर्मेंस चेक करता है, मतलब कितना प्रॉफिट अर्न किया या कितना लॉस हुआ। इट शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। इट शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। अब सर परफॉर्मेंस तो चेक करता है, लेकिन किसकी, ऑपरेशन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अरे आप पूरे साल भर में
पूरी अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल को जो ईयर स्टार्ट होता है वो 31 मार्च को एंड होता है, दैट इज़ अवर अकाउंटिंग पीरियड। जो अकाउंटिंग पीरियड होता है उसके जितने भी ऑपरेशन मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन होता है उसकी परफॉर्मेंस को शो करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने एक्सपेंडिचर हुए, कितनी इनकम हुई है, वो कौन शो करता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करता है। इट ऑल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा नाम है बेटा इनकम स्टेटमेंट। इस बैलेंस शीट का दूसरा नाम है पोजीशन स्टेटमेंट। तो याद रखिएगा, एक बैलेंस शीट को अपन क्या बोल सकते हैं, तो पोजीशन स्टेटमेंट, और प्रॉफिट एंड लॉस को क्या बोल सकते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट। दो चीज़ें हमने बता दी हैं और दो चीज़ें आपने पढ़ भी रखी है। थर्ड इज नोट्स टू अकाउंट। सर ये नोट्स टू अकाउंट क्या है सर? देखिए बेटा, ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने प्रिपेयर किए हैं उसको सपोर्ट करने का काम ये करता है। बोले किस चीज़ को सपोर्ट करता है? देखिए बैलेंस शीट में बहुत सारे आइटम होते हैं, उसको डिटेल से अगर दिखाना है तो वो डिटेल्स हम नोट्स टू अकाउंट में दिखा सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में कोई आइटम दिखा हुआ है उसको अगर डिटेल से शो करना है तो हम नोट्स टू अकाउंट में शो कर सकते हैं। और सर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? तो हम बता देते हैं बेटा कि जितने भी बिजनेस में कैश के रिलेटेड एक्टिविटी होती है, चाहे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो, और चाहे वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो, कोई भी एक्टिविटी में अगर कैश के रिलेटेड होता है उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर दिखाता है। एक चीज़ में इंपॉर्टेंट है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किया जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, AS3 का मतलब होता है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट जो प्रिपेयर होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होता है। पहली चीज़ तो होता है क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट को, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? शो द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर ये क्या है सर? अरे बेटा इनफ्लो का मतलब कितना कैश आया, आउटफ्लो का मतलब कितना कैश गया। क्या शो करता है? तो कितना कैश आया है, कितना गया है। शो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है? कैश तो फिर भी समझ में आया, लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कि जैसे कैश के जैसी कोई चीज़ जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल चेक है, बैंक बैलेंस है, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दैट इज 4 items included in the financial statement, and our first chapter is financial statement. First is we discuss about its meaning and definition, and second thing is which item is included in the financial statement. I hope you understand this video very well. If any problem you will discuss in next online class in Google Classroom. Thank you so much.